क्या आप अपनी जिंदगी के 18 सालों तक एक ही जगह पर बंद होकर बिता सकते हैं? बेशक सुनने में ही ये किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है, लेकिन बदकिस्मती से इस लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। देखने में सुंदर छोटी सी ये लड़की जिसका अभी पूरा फ्यूचर आगे पड़ा हुआ था, फिर एक दिन उसे एक पागल व्यक्ति अपने साथ उठा कर ले गया और उसके बाद जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। किस्मत से ये लड़की अपनी कहानी बचाने के लिए जिंदा बच गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। मिली इस लड़की से जिसका नाम जेसी ली डगट था। वैसे तो ये बहुत ही शर्मीली लड़की थी, लेकिन जब भी किसी से मिलती थी तो बहुत हंस खेल कर मिलती थी। इसके अलावा उसकी माता का नाम टेरी और उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम शाइना था। जेसी के लिए अपना परिवार ही सब कुछ था और इनको खुश रखने के लिए जेसी ने बहुत कुछ किया। इन सब के बीच जेसी का सौतेला बाप भी, जिसका नाम कार्ल था, वो भी यहाँ रहा करता था, लेकिन कार्ल को जेसी कुछ खास पसंद नहीं थी। फिर आया सन 1990 का समय जब जेसी का पूरा परिवार कैलिफोर्निया के साउथ लेक टाहोर नाम के एक छोटे से शहर में शिफ्ट हो गया। और इससे पहले जहां वो लोग रहा करते थे वहां पर माफिया लोगों ने उनके घर पर काफ़ी बार हमला किया था और इससे बचने के लिए वो इस छोटे से शहर में शिफ्ट हुए थे और उन्हें लग रहा था कि अब वो यहाँ पर सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ शिफ्ट होना ही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। 10 जून 1991 का दिन जेसी के लिए बहुत खास था क्योंकि उस दिन उसके स्कूल का ट्रिप बाहर जाने वाला था और वो भी उनके सभी के साथ जाने वाली थी। इसलिए वो सुबह सुबह उठी, उसने अपनी फेवरेट पिंक ड्रेस पहनी और तैयार व्यार होके अपने घर से बाहर निकली। अब घर से बाहर जाकर उसे अपनी स्कूल बस पकड़नी थी जिसका थोड़ा सा रास्ता, मतलब कि पैदल चल के उसको बस तक जाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही जेसी लगभग आधे रास्ते तक पैदल चलकर गई, वो उसके घर से दिख भी रहा था वो जेसी कहाँ तक पहुँची है। और जैसे ही वहाँ तक जेसी पहुँची तभी उसके पास एक ग्रे रंग की गाड़ी आकर रुकी और जैसे ही गाड़ी आकर रुकी तब जेसी को लगा कि इसके अंदर बैठा व्यक्ति जरूर इससे कोई रास्ता वगैरह पूछने के लिए यहाँ रुका है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गाड़ी रोकी, उसने अपनी गाड़ी का शीशा, वो जो घुमाकर खोलते हैं, उससे नीचे किया और सीधा जेसी को देखा। इससे पहले कि जेसी उससे कुछ पूछती या बोलती, उस आदमी ने सीधा जेसी के ऊपर स्टन गन रखी और उस पर 2 फायर कर दिए। स्टन गन आपको भी पता होगा कि एक मामूली सी बंदूक, मामूली सी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक खतरनाक बंदूक होती है, लेकिन इससे जान नहीं जाती। ये हमला होते ही जेसी बेहोश हो गई और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। जैसे ही जेसी बेहोश होकर नीचे गिरी तभी उस गाड़ी में पीछे बैठी एक महिला ने पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोला। वो गाड़ी से बाहर निकली, उसने जेसी को उठाया, अंदर गाड़ी में रखा और वापस दरवाजे को बंद करके गाड़ी में बैठकर वापस वो चले गए। कमाल की बात ये थी कि ये सब होता हुआ जेसी का सौतेला बाप अपने घर के पास खड़ा देख रहा था, लेकिन उसने उसी टाइम पर कोई एक्शन नहीं लिया। बजाय वो जब गाड़ी चली गई तब वो अपने घर के अंदर भागा। उसने अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढनी शुरू करी, लेकिन उसे गाड़ी की चाबी नहीं मिली, जिसके बाद उसने साइकिल को ही उठाकर गाड़ी का पीछा करने की सोची। लेकिन हम सबको पता है कि गाड़ी जो है वो साइकिल से बहुत तेज चलाई जा सकती है। वो कुछ भी नहीं कर पाया और वो लोग अब तक फरार हो चुके थे। खैर वो उन्हें छोड़ छाड़ कर, मतलब कि उनका पीछा छोड़कर वापस अपने घर आया और उसने आते ही सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वहाँ पर मौके पर आई, उन्होंने आस पड़ोस में पूछताछ करी, लेकिन आस पड़ोस वालों ने कुछ नहीं देखा था। जिसके बाद जेसी के सौतेले बाप से ही बैठाकर पूछताछ की गई और उसमें उसने बताया कि मैंने आदमी का चेहरा तो नहीं देखा, पर मैंने गाड़ी और जो उस गाड़ी में पीछे महिला बैठी थी उसका चेहरा बिल्कुल अच्छे से देखा है। उनकी मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू करी और जांच में सबसे पहला जो शक था वो गया जेसी के असल पिता पर, जिसका नाम कैन स्लेटन था। जी हाँ, जब उससे पुलिस ने पूछताछ करी तो उसे 1 घंटे के अंदर अंदर क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं था कि जेसी का जो परिवार है वो अब कहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जेसी को कौन उठा कर ले गया और किस लिए उठा कर ले गया। जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच बड़े पैमाने पर शुरू करी। जगह जगह नाकाबंदी कर दी गई, सारे शहर में जा जाकर घरों में अंदर तक छानबीन की गई, लेकिन जेसी का कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस के अब हाथ पांव फूल चुके थे। पुलिस ने शहर के कबाड़ घरों में खड़ी ग्रे रंग की सभी गाड़ियों तक को चेक कर लिया, लेकिन फिर भी उनको कुछ पता नहीं चला। जेसी के किडनैप होने के सिर्फ 1 ही हफ्ते में जेसी के लाखों पोस्टर्स पूरे अमेरिका में जगह जगह छप चुके थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई तो सामने आएगा जो जेसी की खबर दे पाएगा। लेकिन यहाँ सामने कोई भी नहीं आया, सिर्फ धरना प्रदर्शन चलते रहे। लोग अपने बाजू पर पिंक रंग की पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन, कैंडल लाइट मार्च वगैरह करने लगते, क्योंकि जेसी को पिंक रंग बहुत पसंद था। पर जेसी अब कहाँ थी? जेसी की माता को लग रहा था कि पुलिस यहाँ कुछ नहीं कर रही, इसलिए जेसी की माता ने अपने एंड पर ही लोगों का एक ग्रुप बनाया जो जेसी को ढूंढ रहा था। लेकिन जेसी की माता को ये एहसास नहीं था कि अब ये केस एक बहुत हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और इसमें अमेरिका की बड़ी बड़ी एजेंसीज तक शामिल हो चुकी हैं और वो भी जेसी को ढूंढने का ही काम कर रही हैं, पर जेसी का पता नहीं चल पा रहा था।
जी हाँ, ये वहाँ केस इतना बड़ा हो चुका था कि इसे अब वहाँ के टीवी शोज तक में दिखाया जाने लगा था। लेकिन अब हफ्ते महीनों में बदलते गए और महीने सालों में, लेकिन जेसी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। सभी ने हार मान ली थी, लेकिन जेसी की माने नहीं। वो हर हफ्ते अपनी बच्ची की याद में कैंडल लाइट मार्च और जो रिबन बांधकर प्रदर्शन वगैरह करते हैं, वो हर हफ्ते खुद अकेली करती रही, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों के दिमाग से जेसी गायब ना हो जाए। लोगों के दिमाग में अगर जेसी रहेगी तो उसके ढूंढने के भी चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि ये सारा काम जेसी की माँ ने लगातार 18 सालों तक किया? जी हाँ, आपने सही सुना, लगातार 18 सालों तक। वो एक भी हफ्ता ऐसा नहीं था जब जेसी की माँ ने अपने धरना प्रदर्शन को जारी ना रखा हो। खैर, इस बीच टाइम बीतता गया। अब सवाल ये था कि जेसी को किडनैप कौन करके लेके गया? तो जवाब था एक आदमी जिसका नाम फिलिप ग्रेग ग्राइडो था। और जो महिला उस गाड़ी में उस आदमी के साथ मौजूद थी वो कोई और नहीं बल्कि फिलिप की ही पत्नी नैन्सी थी। यकीन मानिए, ये कोई आम इंसान नहीं था। ये आदमी दिमाग से सनक चुका था, इसका दिमाग पागल हो चुका था और अपने इसी कारनामे की वजह से, ऐसे ही कारनामे की वजह से वो पहले भी कई बार जेल जा चुका था। और सोचकर देखिए, उसने जेल में रहते हुए ही एक नैन्सी नाम की इस लड़की को पटा लिया और उसे शादी करने तक को मना लिया। असल में नैन्सी का उस जेल में आना जाना था, क्योंकि जिस जेल में फिलिप बंद था उसी जेल में नैन्सी के अंकल भी बंद थे। और जैसे ही इन दोनों के बीच में चला तो नैन्सी ने अब ठान लिया कि अब वो फिलिप को इस जेल से बाहर निकालेगी। और उसने ना सिर्फ जेल के अधिकारियों को बल्कि कोर्ट तक को ये मानने के लिए मजबूर कर दिया कि फिलिप अब बदल चुका है और उसे अब रिहा कर दिया जाना चाहिए। फिलिप को पैरोल पर बाहर निकाला गया, जबकि वो जेल में पिछले 11 सालों से बंद था। और यही बाहर निकालना ही कोर्ट की सबसे बड़ी गलती सामने आई। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आदमी जो पिछले 11 सालों से जेल में बंद है, तो उससे एक आम लड़की यानी कि जो नैन्सी है वो शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई होगी? तो जरा आप इस औरत की शक्ल को देखिए। दिखने में आपको ये भोली भाली लग रही हो, लेकिन यकीन मानिए ये अपने अंदर भी कई काले सच छुपाकर बैठी हुई है। जी हाँ, ये महिला भी फिलिप की तरह दिमाग से पागल हो चुकी थी, क्योंकि जब पुलिस वालों ने नैन्सी के घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां से काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह मिली जिसमें सभी में आसपास के पार्क में मौजूद बच्चों को फिल्माया गया था। यानी कि हर बच्चों को जूम कर करके वो देखती थी और अब यही बच्चे उसका अगला शिकार होने वाले थे। लेकिन अब सवाल ये था कि इन दोनों का ये दिमाग कैसा था। खैर, इस दिमाग को छोड़िए, कहानी आगे सुनिए। तो जैसे ही इन दोनों ने मिलकर जेसी को किडनैप किया, वो सीधा जेसी को अपने घर लेकर आए और घर के पीछे इन्होंने एक छोटा सा साउंड प्रूफ शेड बनवाया हुआ था और सीधा ले जाकर जेसी को शेड के अंदर रख दिया। उसके हाथों में हथकड़ी बांध दी गई और उसे वार्निंग दे दी गई कि इस शेड के बाहर बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं और अगर उसने भागने की यहाँ से कोशिश की तो ये सारे जंगली कुत्ते उसे पाड़ डालेंगे। जेसी ने बाद में जो किताब लिखी थी उसमें लिखा कि फिलिप एक भयंकर किस्म का आदमी है। वो हर रोज़ बहुत भद्दे भद्दे नशे करके सीधा जेसी के शेड में घुस जाता और वहां पर उससे बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देता। वो बार बार जेसी को ये बोलता कि मैं तुम्हारे साथ ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं और किसी के साथ ये सब ना कर पाऊँ। मतलब कि उसके अकॉर्डिंग जेसी खुद को कुर्बान कर रही थी और लड़कियों की जान बचाई जा सके। टाइम पास के लिए वो हमेशा अपनी खिड़की में देखती रहती, जो उस शेड के अंदर एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी उसमें देखती रहती। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसकी माता भी 18 सालों तक यही काम करती आ रही थी। वो भी खिड़की में ही बाहर देखती रहती थी, चाहे दिन हो या रात। कुछ टाइम बीतने के बाद जेसी के लिए फिलिप एक टीवी लेकर आया और उसके शेड में लगा दिया गया, लेकिन इसके अंदर कोई भी न्यूज़ चैनल उसने नहीं चलवाया। वो सिर्फ इसलिए ताकि जेसी को पता ना चल सके कि बाहर लोग उसको याद कर रहे हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। वो हमेशा जेसी को ये बोलता रहता कि तुम्हारे लिए सब कुछ मैं हूँ, मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, तुम बाहर जाओगी तुमको सब मार डालेंगे, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा सकता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसके बदले जेसी जो फिलिप है उससे माफिया मांगती रहती, आज़ाद करने के लिए मिन्नतें करती रहती, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। खैर, शुरुआती 7 महीने बीत गए और 7 महीने बाद पहली बार फिलिप ने जेसी को नैन्सी से मिलवाया। और पहली मुलाकात में ही जेसी के लिए नैन्सी चॉकलेट वाला दूध वगैरह लेकर आई, खाने पीने की और भी आइटम्स लेकर आई। और इसके बाद उसने रोते रोते जेसी से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी और बोल रही थी कि मेरे पति जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये सब कुछ वो वहाँ पर नाटक करने लग गई। ये सब देखकर जेसी को लगने लगा कि ये महिला तो उसकी साइड है और अगर ये इसके साथ थोड़ा सा अच्छा बॉन्ड बना ले तो ये उसे यहाँ से आज़ाद कर सकती है। लेकिन ये उसका मन का वहम था, क्योंकि कुछ ही टाइम बीतने के बाद वो महिला यानी कि नैन्सी जेसी के शेड में जाती और बेरहमी से जेसी की बिना बात के ही पिटाई करने शुरू कर देती। अब जरा सोचकर देखिए, जब जेसी सिर्फ 14 साल की थी तब उसने
अपनी खुद की एक बेटी को जन्म दिया, वो भी उसी शेड के अंदर, बिना किसी डॉक्टर और बिना किसी नर्स के मदद के। यहाँ तक कि नैन्सी और फिलिप तक उसको संभालने नहीं आए, उसने अकेले ही सिर्फ एक 14 साल की बच्ची ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। और सोच कर देखिए, इसके सिर्फ 3 साल बाद, यानी कि अभी भी वो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, 17 साल की भी एक बच्ची ही थी, और तब फिर से उसने एक और बच्ची को जन्म दिया। ये दोनों बच्चे चाहे किसी भी हालातों में पैदा हुए हों, पर जेसी को इनसे बहुत प्यार था। जी हाँ, वो इन्हें देख देख कर ही अब जीने लगी और वो इनके लिए ही जीना चाहती थी। फिलिप बार बार उसे बोलता कि इससे बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए खतरनाक है, इन बच्चों को नहीं जीने देगी, ना ही तुम्हें जीने देगी, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारा पूरा करता धरता हूँ। अब फिलिप ने जेसी को थोड़ी आज़ादी दी। वो नैन्सी या फिर फिलिप के साथ आसपास के पार्क, स्टोर या फिर कहीं भी आसपास की बीचेस वगैरह पर जा सकती थी, लेकिन उसे पहले ही समझा दिया गया था कि अगर वहाँ पर कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो तुम्हें नैन्सी को अपनी माता बताना है, और ये जो दोनों छोटी बच्चियाँ हैं इन्हें अपनी छोटी बहन बताना है, बजाय असली पहचान बताने के। यकीन मानिए, ये सारा झूठ काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा और आसपास के किसी भी व्यक्ति को इस पर शक नहीं हुआ। ऐसा हो कैसे सकता था, मुझे तो समझ नहीं आया। खैर, फिलिप की जो दुकान थी, वो जो काम करता था, उसकी एक प्रिंटिंग शॉप की दुकान थी, और वहाँ पर जेसी को उसने एक ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर भर्ती कर लिया। वहाँ पर हर रोज़ इतने सारे कस्टमर्स आते, वो किसी को भी बताकर अपने लिए मदद मंगवा सकती थी। उसके पास फ़ोन था वहाँ पर, उसके पास ईमेल था, लैपटॉप थी, तो वो वहाँ पर किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकती थी। लेकिन उसने ऐसा कोई कॉन्टैक्ट किसी के साथ भी नहीं बनाया। फिलिप के घर पर भी बहुत सारे लोग डेली उससे मिलने आते थे, पुलिस वाले खुद तो आते थे, मैं आपको बताऊँगा आगे क्यों आते थे। तो भी जेसी ने अपना वहाँ उनके आगे मुंह नहीं खोला। अब आप सोचने लगे होंगे या फिर आपको भी अंदर से गुस्सा आ रहा होगा कि जेसी के पास इतने सारे मौके थे, उसने यहाँ से भागने के लिए कोशिश क्यों नहीं की। तो अब जरा आगे की कहानी सुनिए। तो जब पहली बार उस शेड से बाहर घूमने की आज़ादी, यानी कि घर के पीछे मत, लेकिन शेड से बाहर का जो गार्डन सा था, उसमें जब पहली बार जेसी घूम रही थी, तब उसे पास ही के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को देखा। जी हाँ, वो लड़का उसके बराबर वाले घर में ही रहा करता था, और जैसे ही उस लड़के ने जेसी को देखा, वो तुरंत जेसी के पास आया, उस शेड की तरफ से आगे खड़ा होकर ऐसे बोलने लगा कि तुम कौन हो। तो उसने अपना असली नाम जेसी वहाँ उसके आगे बता दिया था। लेकिन इससे पहले कि और कुछ बात वहाँ हो पाती, इतनी देर में ही फिलिप वहाँ आ पहुँचा और उसने तुरंत जेसी को धमका कर अपने घर के अंदर कर दिया। और इसके बाद उसने उस अपने पूरे घर के चारों ओर 8 फुट लंबी एक फेंस लगवा डाली, और जिससे अब कोई भी इधर या उधर बात नहीं कर सकता था। इसके अलावा फिलिप के घर पर पैरोल ऑफिसर्स भी आते थे, और वो भी महीने में 2 बार ये जांच करने के लिए कि क्या फिलिप सही ढंग से रह रहा है या नहीं। लेकिन उन्होंने भी कभी फिलिप के घर के अंदर जाकर, यानी कि अंदर से भी पीछे जाकर उसकी जांच करने की कोशिश नहीं की कि इस घर में पीछे चल क्या रहा है। इसके बाद आया सन 2006 का समय, जब एक पड़ोसी को यहाँ शक हुआ कि फिलिप ने अपने घर के पीछे बहुत सारे शेड्स बनवा दिए हैं और उन शेड्स में बच्चे खेलते रहते हैं। इसलिए उसने पुलिस में कंप्लेंट करी। पुलिस वहां पहुंची, लेकिन बजाय अंदर छानबीन करने के उन्होंने फिलिप को बाहर बुलाया और उसे आधा पौना घंटा बाहर खड़े खड़े रहकर ही बात की और उससे पूछा कि उसने शेड क्यों बनवा रखे। उसने वहाँ कोई बहाना लगा दिया होगा, मुझे नहीं पता उसने क्या बोला, लेकिन वहीं पर बात करके पुलिस वहाँ से चली गई। बेशक फिलिप दिमाग से पागल व्यक्ति था, लेकिन वो खुद को ये मानता था कि वो भगवान द्वारा भेजा हुआ बंदा है और उसको भगवान ने एक स्पेशल काम के लिए भेजा है। और फिर आया 24 अगस्त 2009 का दिन, जब फिलिप सैन फ्रांसिस्को के FBI ऑफिस में गया और वहाँ पर 4 पन्नों का लेटर छोड़कर आया। और उस लेटर में उसने लिखा था कि वो भगवान द्वारा भेजा हुआ बंदा है, उसके पास अटूट शक्तियाँ हैं, उसे पूछा जाए कि वो दुनिया को कैसे बचा सकता है, दुनिया का जो संहार है या फिर जो भी दुनिया का कल्याण है वो ये कैसे कर सकता है। उसने खुद ने एक गॉड्स डिज़ायर नाम का प्रोग्राम भी शुरू किया, जिसमें वो दोनों लड़कियां यानी कि जेसी की दोनों बच्चियां साथ दे रही थी, जिनकी उम्र अब 15 और 11 साल की हो चुकी थी। दोस्तों, अब यहीं से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। जी हाँ, वो जहां भी जाता था अपने गुणगानों का बखान करने के लिए, मतलब कि अपना खुद का ही गुणगान करने के लिए, वो हमेशा जेसी की दोनों बच्चियों को अपने साथ लेकर जाता। और एक दिन 2 पुलिस ऑफिसर्स ने इस आदमी को देखा, यानी कि इस पागल को देखा, और वैसे तो ये दिखने में ही पागल लगता था, लेकिन इसके साथ मौजूद 2 बच्चियां जो थी वो यहाँ इसके साथ कुछ अजीब लग रही थी, क्योंकि ये तो बुढ़ा टाइप का आदमी था और वो 2 बच्चियां छोटी छोटी। तो पुलिस वालों को इस पर कुछ शक हो गया।
लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने उसके घर की तलाशी लेने की सोची और वहां से जो अब निकलने वाला था वो सच में दिल दहला देने वाला था। इससे पहले कि पुलिस वाले उसकी घर की तलाशी लेते, उन्होंने आसपास पड़ोस में पहले पूछताछ करने की सोची और जब सभी आस पड़ोस वालों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये आदमी बहुत अजीब किस्म का व्यक्ति है। पहले ये 2 लोग रहते थे, पता नहीं कहाँ से एक इनके पास जवान लड़की आ गई और फिर उनके पास पता नहीं कहाँ से 2 छोटी छोटी बच्चियां भी आ गई। चाहे कुछ भी हो, ये ना ही बच्ची इसकी है और ये ना ही 2 बच्चियां इसकी है। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस दिन तक जेसी की उम्र 29 सालों की हो चुकी थी। ये सब होने के बाद फिलिप को तुरंत पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया और ना सिर्फ अब वो अकेले उसे पुलिस स्टेशन आना था बल्कि उसे अपने पूरे परिवार को लेकर आना था। बकायदा पुलिस ने यहाँ नामजद कर दिए थे कि इन लोगों को यहाँ पेश होना है। और जैसे ही ये पूरा परिवार यहाँ पुलिस स्टेशन में पहुंचा तो फिलिप से इन लड़कियों के बारे में पूछा गया, जिसके बाद फिलिप ने जेसी को उसके एक रिश्तेदार की बेटी बताया। ये बात सुनते ही पुलिस को फिलिप पर तुरंत शक हो गया और पुलिस वालों ने जेसी और उसकी दोनों बच्चियों को अलग किया और फिलिप और नैन्सी को अलग किया और अलग से जाकर जेसी और उन दोनों बच्चियों से पूछताछ करी। लेकिन कमाल की बात यह थी कि जब पुलिस वाले जेसी को वहां से अलग लेकर गए तब भी जेसी अपना नाम वहां एलिसा ही बता रही थी और वो इसलिए क्योंकि फिलिप उसे घर से ही पूरी तरह डरा धमका कर चला था कि पुलिस वाले अगर तुमसे कुछ पूछें तो तुम्हें अपना नाम एलिसा बताना है। अब आप यहां से सोचकर देख ही सकते हैं कि पुलिस वाले सामने होते हुए भी जेसी किस कंट्रोल में फिलिप के यहाँ आ चुकी थी। जब उससे फिलिप के बारे में पूछा गया तो उसने वहां बजाय फिलिप को गलत बताने के और उसके अपराधों को खुलासा करने के उसने फिलिप को एक बहुत अच्छा इंसान बताया। लेकिन तभी पुलिस वालों ने जेसी के शरीर पर पड़े हुए कुछ निशान देखे और पुलिस वाले हैं वो तो समझ ही जाते हैं कि ऐसे निशान तभी बनते हैं जब किसी व्यक्ति को बहुत गंदी तरह टॉर्चर किया गया हो। और अब बजाय जेसी के खुद बताने के फिलिप ने ही पूरी दुनिया के सामने और पुलिस वालों के सामने बता दिया कि हाँ, ये एलिसा नहीं है बल्कि ये जेसी ही है। जिसके बाद जेसी ने अपनी किताब में लिखा कि वो तो अपना असल नाम तक भूल चुकी थी और उसके बाद उसे उसकी असली माता से मिलवाया गया। और आप सोच भी नहीं सकते कि 18 सालों बाद वो एक दूसरे से मिलने पर कितने खुश थे। वो दोनों रोते रोते हंसते हंसते एक दूसरे से मिल रहे थे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर, नैन्सी और फिलिप पर आरोप साबित हुए और उन दोनों को 431 सालों की सजा हुई, यानी कि उम्र कैद ही मान सकते हैं। आज जेसी अपनी माँ के साथ रहती है और उसके साथ आज तक क्या हुआ वो सब कुछ भुलाना चाहती है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मार्कम दावा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।